सो आज हम लोग वापस से जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था पहले फॉर्म है मार्केट एंड फॉर्म स्ट्रक्चर का कि हाँ अगर सपोज़ करो ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम हाई नहीं एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हमने यहाँ पे एक मार्जिनल कॉस्ट निकाला जहाँ पे ये कट कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे क्या क्या चीज़ें हो रही है, टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को भी कवर अप नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर बिलो ATC है और अबो AVC के ऊपर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, तो तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो कम है एवरेज टोटल कॉस्ट से, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म में तो नहीं चल सकता है, लेकिन जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये शॉर्ट रन में चल सकता है। तो हमने यही यहाँ पे पढ़ा था, है ना। फिर अगर इसके ऊपर है तब तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में चलता है ना। फिर यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर, एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ लिया था। अब हम लोग यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर में ना यहाँ पे हम लोग मेनली 4 मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। पहले मार्केट है और ये इसके बाय फॉर डिफ्रेंशिएशन है, ये भी इन सबको लास्ट में लेके चलते रहेंगे। तो पहला आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ देखो कैसा आता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ ऐसा है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत हाई है। इट मीन्स अगर मान के चलो मैंने प्राइस यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मेरा मार्केट क्वांटिटी सीधे सीधे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि मेरे अलावा भी और हज़ारों लोग हैं उसी रेट पे, चीपर रेट पे अच्छी क्वालिटी देने वाले, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। बेसिक चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर्स होते हैं, कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं होता है, हम लोग प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, प्राइस टेकर्स बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बैरियर्स टू एंट्री कोई भी आ सकता है, वेरी लो होता है, और बैरियर्स ऑफ एंट्री मतलब बहुत कम ये होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो इसमें वेरी गुड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें जो सब्सटीट्यूट हमारे अलावा, मान लो मैं मैगी बना रहा हूँ तो अगला वाला ये भी बनाएगा, है ना। तो बहुत आइडेंटिकल हमारे सब्सटीट्यूट्स हो गए। फिर नेचर ऑफ कंपटीशन प्राइस के ऊपर होता है। अगर मैंने प्राइस ऊपर नीचे किया तो मेरे कंपटीशन बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। फिर प्राइसिंग पावर हमारे पास नहीं होती है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। और डिमांड कर्व इलास्टिसिटी मैंने बताया परफेक्ट इलास्टिक है, थोड़ा सा भी चेंज करोगे पूरा का पूरा डिमांड जीरो। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक इन द सेंस मैनी सेलर्स होते हैं लेकिन डिफरेंट स्लाइड एंड प्रोडक्ट्स होता है उनका। मैनी फर्म्स होते हैं नंबर ऑफ सेलर्स में। बैरियर्स ऑफ एंट्री इसमें भी लो ही होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सूप FMCG समझ के चलो बहुत कुछ भी बना सकता है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट, इसमें नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, फीचर्स एंड मार्केटिंग। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन वेयर वी learn about price, marketing and features. Okay, then this kind of market have some pricing powers like some have. Okay, now see देयर डिमांड कर्व इलास्टिसिटी। सो जैसे कि यहाँ पे प्राइस था, ठीक है, प्राइस का ये लाइन देख रहे हो ना। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें प्राइसिंग पावर होती है, देखो सम हैव प्राइसिंग पावर है ना, तो ये थोड़ा सा बेंड होता है, हल्का सा बेंड होता है, ये उससे ज़्यादा बेंड होता है। मोनोपोलिस्टिक में तो भाई खुद की दादागिरी चलती है ना। तो प्राइसिंग क्या बोलेंगे, नहीं भाई हम तो इतनी क्वांटिटी रखेंगे लेकिन इतनी प्राइस रखेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें देखो इतने क्वांटिटी पे इतना प्राइस है और इसमें इतना क्वांटिटी पे वही स्टेबल प्राइस है, तो इसमें भी हल्की फुल्की प्राइसिंग पावर रहती है। ठीक है, और थोड़ा सा ये लीस्ट इलास्टिसिटी होता है, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट इलास्टिक हो जाता है। फिर ओलिगोपैली, इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंटरडिपेंडेंस भी होता है ना, ये इंटरडिपेंडेंस भी होता है, इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, फिर बात करते हैं ये फ्यू सेलर्स होते हैं, इसमें बैरियर्स ऑफ एंट्री अब यहाँ पे हाई आ गया। बैरियर्स ऑफ एंट्री हाई होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, हाई क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल पता है ना क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ना, जिसमें हमारी कॉस्ट कम होते जाती है। फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा क्वांटिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग ओलिगोपॉली में ऐसे ही करते हैं। फिर गुड सब्सटीट्यूट इनके भी रहते हैं और डिफरेंशिएटेड भी रहते हैं। इसमें भी नेचर ऑफ कंपटीशन में प्राइस, मार्केटिंग और फीचर्स के बेसिस पे करी जाती है। प्राइसिंग पावर सम टू सिग्निफिकेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स कॉपी करता है। फिर मान लो लीडर बनाता है, बाकी ये करता है,
कॉपी करता है, इसका इसका जो डिमांड कर होता है ये और बेंड हो जाता है। फिर बात करते हैं मोनोपोली में, इसमें सिंगल सेलर होता है, इसमें वेरी हाई रहता है, कॉपीराइट, पेटेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस यानी कि IRCTC समझ लो, तो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, RBNL समझ लो, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, NSDL, CDSL, ये सब मोनोपोलीज है। फिर एडवर्टाइजमेंट, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ पे भी तो भाई अब तरीके से ऐसे इसमें इतना कॉम्पिटिशन होता नहीं क्योंकि सिंगल है, लेकिन लोगों को और पहचान बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसमें प्राइसिंग पावर वेरी सिग्निफिकेंट, अंधा कोई भी प्राइसिंग बनाएंगे ये लोग, और हमारे पास चॉइस होगा नहीं तो लेना पड़ेगा, है ना। अब इलास्टिसिटी के बारे में अगर पढ़ ले वापस से इनके बारे में, तो इलास्टिसिटी अगर हाई है तो प्राइस एकदम से अगर बढ़ा तो जीरो हो जाएगा डिमांड, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। और यहाँ पे लोगों के पास चॉइस नहीं है, एक ही है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको खरीदना पड़ेगा भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा लो इलास्टिसिटी यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली में हम लोग नंबर ऑफ फर्म्स चाहते हैं कम हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट कम हो, बैरियर्स ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा हो, इंटरडिपेंडेंस हम लोग ओलिगोपॉली में पढ़ते हैं जो कि मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, है ना। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सुटेबिलिटी देखते हैं, करंट प्राइस वर्सेस प्राइस इम्प्लाइड और इलास्टिसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटर्स इन द सेंस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो रेगुलेटर्स क्या चाहता है कि भाई मार्केट शेयर बना रहे, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को कम किया जा सके। क्यों कम किया जा सके? ताकि एक फर्म का दादागिरी ना चले। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्राइसेस के बारे में, तो प्राइसेस कम से कम हो, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नए फर्म्स हो, है ना, और मर्जन और एक्वाइजेशन को ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा हो, है ना। ज़्यादा अगर हो रहा है तो कंपटीशन से कम हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को भी मेंटेन रखें कि ज़्यादा मर्जर एंड एक्वाइजेशन भी ना हो करके, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स एंड रेगुलेटर्स मार्केट को हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसमें दो थ्योरी आते हैं, ठीक है, दो मेजर एस्पेक्ट्स, एक होता है एन फर्म कॉन्सेंट्रेशन और एक होता है HHI, ठीक है, हर्फिंडाल हिर्समैन इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडेक्स ही है तो वो है। अब देखो एन फर्म क्या मतलब, एन का मतलब टॉप एन, तो इसमें देखो टॉप एन फर्म मार्केट का कितना परसेंट कंट्रोल करती है उसको हम लोग बोलते हैं एन, जो कि नंबर ऑफ फर्म्स करती है। अब इसमें मोस्ट कॉमन होते हैं CR4 CR8, इन द सेंस टॉप के 4 फर्म्स, टॉप के 8 फर्म्स, तो उन दोनों को टॉप के 4 को प्लस करो और देखो कि वो चारों मिलकर कितना बना रहे हैं, ठीक है। तो समझ के चलो टॉप फर्म परसेंट का, तो टॉप 4% का 100% कंट्रोल कर रही है, पर ये नहीं बताती है कि कौन सा मार्केट मोनोपोलिस्टिक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका लिमिटेशंस में देखो एक एग्जांपल में मार्केट X 25 ये चारों कहते हुए 100 CR4 तो 100 सॉरी CR7 नहीं CR4 तो हमारा 100 है, लेकिन ये नहीं बता पा रही है कितना कर पा रहा है। अब इसमें मार्केट Y में देखो तो 97 111, तो इसमें मतलब एक ही मैक्सिमम मोनोपोलिस्टिक है, तो भी हम लोग को यहाँ पे मार्केट 100% दिखा रहा है। तो ये दोनों का दोनों मार्केट शेयर सेम है, बट ये Y ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, तो बट ये बता नहीं पाता है। इसके लिए आता है हमारा HHI फैक्टर, इसमें तो भाई सीधे प्लस करके देख लेते हैं कितना परसेंट है ना। अब इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो भी है उसका समीशन ऑफ मार्केट शेयर का स्क्वायर, इन द सेंस अगर मान के चलो एक में 25% है, एक में 25 है, एक में 25 है, एक में 25, तो मैंने 25 का पूरा लिया और उसको स्क्वायर कर दिया, फिर उनका प्लस निकाला और ये एक आ गया मेरा 2500, ठीक है। अब इसमें आ गया, इसमें भी 97 111 है, तो इसमें 940 है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है ज़्यादा मेरे को दिखा रहा है, तो इससे पता चलता है ये वाला जो कॉम्पिटिशन है इसमें ज़्यादा एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, तो इसमें और मर्जर होने नहीं देगा। और इसमें क्या करेगा ना ये सेकेंड मार्केट में, इसमें बताता है कि हाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक नहीं, सॉरी इन द सेंस मोनोपोली टाइप का है, ठीक है। तो ये टेल सेकंड मार्केट ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा है, ठीक है। CR4 दोनों में 100% था, बट HHI में बता दिया कि सेकंड मार्केट ऑलमोस्ट मोनोपोली है। अब मोनोपोली कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसका भी देख लो, इसका भी एक तरीका है, मान के चलो वेट बहुत कचरा है, हाँ। अब मैंने जो स्क्वायर होता है, मान के चलो 1000, अगर एक मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट कोई है नहीं, पर मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो 10,000 है। अब 100 का स्क्वायर करके देखो ना महाराज, 100 का स्क्वायर कितना आ रहा है, यही आएगा, है ना। तो जो मैक्सिमम पॉइंट यही है। अब इसमें 97 आया था, तो ये बोल सकता हूँ ना कि मैं हाँ यहाँ पे लाई कर रहा है, इट मीन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, क्या यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर ये यहाँ पे है तो मॉडरेट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर है कम से कम है, मतलब मार्केट शेयर ऑलमोस्ट सबके पास 10 20 5 4 15 ऐसा परसेंट है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लोअर HHI मीन्स कंपटीशन ज़्यादा है ना, मीडियम रहा तो ठीक है, और ज़्यादा रहा तो यहाँ पे मोनोपोली की तरफ जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ और डिसएडवांटेज, ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है बैरियर ऑफ एंट्री और नॉन कंसिडर इलास्टिसिटी कंसिडर नहीं करता, देन मोनोपोली वोंट बी एबल टू चार्ज हायर प्राइस, ठीक है।
वो छोड़ दो। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर देखते हैं। हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो ये पढ़ा कि मोनोपोली वगैरह ये सब देखने के लिए क्या होता है। अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, ये देखो, मोनोपोलिस्टिक हल्का सा बेंड रहता है, हमको पता है डिमांड कर्व, यहाँ से हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट निकलता है और यहाँ पे ही हमारा नहीं क्या मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। तो जहाँ पे एम आर और ये एम सी जहाँ पे कट करते हैं ना, ये पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम क्वांटिटी, मतलब प्रॉफिट मैक्सिममाइजेशन क्वांटिटी है। मतलब इतने क्वांटिटी अगर मैं बनाऊंगा ना तो मुझे हायर प्राइस मिलेगा। अब मैं चाहूँ तो इधर भी बना सकता हूँ और हायर प्राइस लेने के लिए, पर नहीं, वहाँ से मेरा क्वांटिटी नहीं बनेगा, उतना मेरा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जहाँ पे एम आर और एम सी कट करते हैं वही मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। मतलब एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, वही मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। और यहीं पे देखो, यहाँ पे मेरा प्राइस भी मिल रहा है ATC, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो ये था ना, ये एवरेज टोटल कॉस्ट जितना मेरा रेवेन्यू था, कॉस्ट था ये मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और ये मेरा है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था। अब अगर मान के चलो, अब मैंने बोला ना कि अगर MC, अब जो ये MC है, अगर ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर मेरा MC कम पड़ रहा है ना, अगर मेरा MC कम पड़ रहा है MR के, तो इफ़ माई क्वांटिटी इंक्रीज तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और लेकिन कॉस्ट भी बढ़ेगा। और अगर MC ज़्यादा हो जाएगा है ना MR के, तो यू नीड टू रिड्यूस क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये सब चीज़ें, तो इसलिए यही मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होता है। लॉन्ग रन में देखो, अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। देखो, जब मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, इतना अगर प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, तो कुछ कंपनियाँ, कुछ फर्म को चुल मचेगी कि मार्केट में घुसने के लिए। और जैसे जैसे मार्केट में घुसेंगे तब देखो क्या होता है, मोर फर्म विल एंटर, है ना। जब हम प्रॉफिट बनाएंगे तो और फर्म्स तो खुलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और बैरियर्स, क्योंकि इसमें लो है तो प्रॉफिट है और बैरियर्स लो है तो कोई भी आ जाएगा। फिर एक्सिस्टेंट फर्म्स के जो डिमांड है अब उन पे कमी तो दिखेगी, क्योंकि और भी आ रहे हैं। तो जो डिमांड कर्व था, जो हमारा ये कर्व था ना, ये और अंदर में शिफ्ट कर जाएगा। और अब हम लोग को मार्केट में सर्वाइव करना है तो हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे, कॉस्ट बढ़ाएंगे, तो हमारा जो ATC है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट, वो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो AVTC था, जो ऐसे था ना, हाँ, अब वो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अब वो ऐसे हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा, जो हमारा मान के चलो पहले ये था हमारा डिमांड कर्व, ये था समथिंग, अब वो यहाँ पे आ गया और मार्जिनल कॉस्ट ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे कट मार रहे हैं, तो ये दोनों कट के तो हमारा हाईएस्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट था, लेकिन इतना ही मेरा ATC के बराबर ही मेरा प्राइस आया, तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट मेरा 0 होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यहाँ पे, और ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था, है ना, डिमांड शिफ्ट हो गया डाउन साइड के टाइम पे। ठीक है ना, तो ये था, तो ओवरऑल यही था। ठीक है, अब और परफेक्ट कंपटीशन में वही है भाई, वेल डिफाइंड सप्लाई फंक्शन रहता है, नो डिफरेंशिएशन, नो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लोअर देन मोनोपोली। ठीक है, अब ये देखो, यही सब चीज़ था। अब मैं क्या बताऊंगा ना, अब एक और चीज़ देखो क्या दिक्कत है। जो यहाँ पे जो प्राइस लग रहा है ना, अगर यही परफेक्ट कंपटीशन होता तो ये शायद से समवेयर यहाँ पे आता, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट नहीं है और परफेक्ट कंपटीशन में भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन तो भी इनके प्राइस में ना हमेशा परफेक्ट कंपटीशन का जो प्राइस है वो हमेशा लोअर दैन मोनोपोली और हायर प्राइसर दैन मोनोपोली होता है। ठीक है, और क्वांटिटी भी यहाँ पे देखो, क्वांटिटी भी कम है, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। ऐसा था। और फिर अब बात करते हैं, यही है हायर प्राइस लोअर प्राइस में क्या होता है। फिर ओलिगोपॉली के ये 4 टाइप्स होते हैं। किंग्ड डिमांड फंक्शन, किंग्ड का मतलब एक ऐसा पॉइंट है, पहले इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिसिटी, फिर लेस इलास्टिसिटी हो जाता है। ठीक है ना, तो किंग में यही रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट है, यहीं पे मैं मैक्सिमम रेवेन्यू बना सकता हूँ। इन द सेंस मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। किंग पॉइंट में प्राइस स्टेबल रहती है, ना प्राइस को बढ़ाया जाता है ना ही प्राइस को घटाया जाता है। अगर मैंने प्राइस को बढ़ाया तो कॉम्पिटिटर नहीं बढ़ाएगा, और मैंने कम किया तो कॉम्पिटिटर भी कम कर देगा, इसलिए प्राइस यहाँ पर स्टेबल रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्नॉट डिओपॉली मॉडल, कॉर्नॉट अज्यूम करता है ना कि अदर कंपनी अपने आउटपुट पे चेंज नहीं करेंगे। नैश इक्विलिब्रियम मॉडल क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम में सिचुएशन जहाँ अकेले डिसीजन से प्रॉफिट नहीं बनती, दोनों का डिसीजन लेना पड़ता है। और स्कैटरबर्ट डोमिनेंट का मतलब ही एक लीडर बनाएगा, रूल बनाएगा और दूसरे उसको फॉलो करेंगे। अब मैं नैश इक्विलिब्रियम को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। नैश इक्विलिब्रियम में देखो क्या होता है ना, वही सब चीज़ था कि हाँ भाई सिचुएशन जहाँ पे अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, तो ऐसे कुछ प्राइसेस हैं, इनमें से ये एक लो, एक ऊपर, नीचे कुछ ऐसे आएगा।
तुम क्या करना, बस इन दोनों को प्लस कर लेना, जहाँ पे प्लस ज़्यादा दिखेगा बस वही सूटेबल है दोनों के लिए। तो यहाँ ये सूटेबल ज़्यादा 1600 पॉइंट दिख रहा है तो ये सूटेबल है, तो मैं इसमें क्या बोलूँगा कि हाँ बी वाले को हायर प्राइस रखना चाहिए, और बी और ए वाले को भी हायर प्राइस रखना चाहिए, तो ये दोनों के लिए फ़ायदा है। तो दोनों के लिए फ़ायदा ए है। मान के चलो अगर ये रहता तो मैं बोलता कि हाँ ए के लिए लोअर प्राइस रखो और बी के लिए हायर प्राइस रखो, तो जाके यहाँ पे फ़ायदा है दोनों के लिए। ठीक है, तो बस यही था।